In the last video, we discussed what are the forces that operate inside and outside the earth. In this video, we will discuss how the forces which are operating on the surface and inside the surface are divided. So you can see here the forces are first of all broadly divided into endogenetic and exogenetic. जो बल होते हैं पृथ्वी पर कार्य करने वाले जो बल होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। एक एंडोजेनेटिक होता है और दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक, या इसको हम कहें तो ये अंतर्जात बल होता है एंड दिस वन इज योर बहिर्जात बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। फिर पहले हम बहिर्जात बलों की बात करते हैं जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस are again divided into two, weathering and erosion. एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं उनको वेदरिंग और इरोजन में डिवाइड किया जाता है। तो बहिर्जात बल को अपक्षय और अपर्दन दो भागों में विभाजित किया जाता है। बहिर्जात बल मैंने पहले ही डिस्कस किया है, वो होते हैं जो पृथ्वी की सरफेस पे काम करते हैं। इसमें जो वेदरिंग होता है और जो इरोजन होता है, अपक्षय और अपर्दन, ये दोनों मिल करके जो पृथ्वी की सरफेस है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, या आप कह सकते हैं these two tries to establish homogeneity over the surface. These try to balance हेटेरोजेनिटी क्रिएटेड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस। जो अंतर्जात बलों के द्वारा विसंगतियां लाई जाती हैं सतह के ऊपर, जैसे जमीन को उबड़ खाबड़ कर दिया जाता है, कहीं पर माउंटेन्स बन जाते हैं, कहीं पर प्लेट्यूज बन जाते हैं, कहीं पे नदी घाटियां बन जाती हैं, उनको बैलेंस करने का, उनको आप ये कह सकते हैं अपर्दन करके या चट्टानों को तोड़ करके उनको समतल करने का कार्य जो करते हैं वो कार्य करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बेसिकली डिनोडेशन जो अनाच्छादन होता है उसका कार्य करते हैं दो माध्यमों के द्वारा या दो प्रोसेस के द्वारा, थ्रू वेदरिंग एंड थ्रू इरोजन। नाउ व्हाट इज वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन? डिनोडेशन का मतलब यह है कि टॉप लेयर जो होती है उसको तोड़ फोड़ करके या उसका अपर्दन करके उसको समतल करने की कोशिश करना भौतिक प्रक्रमों के द्वारा। तो जो वेदरिंग होता है ये इरोजन से अलग होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। जब हम वेदरिंग की बात करते हैं सो वेदरिंग इज very associated with the physical properties. So physical properties like temperature, pressure, frost, rainfall और कोई भी केमिकल जो कि पृथ्वी के ऊपर गिर रहा है। तो होता क्या है कि हम देखते हैं, जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूं, so there is a difference in the temperature between day and night. डायरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, दिन और रात के बीच में तापमान का अंतर होता है। दिन में टेम्परेचर हाई होता है एंड ड्यूरिंग द नाइट्स जनरली टेम्परेचर इज वेरी लो। इफ नॉट वेरी लो, टेम्परेचर इज जनरली लो। उसी तरीके से सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होते हैं, मतलब दो सीजन के बीच में टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, टेम्परेचर लो होता है एंड इन दैट केस सरफेस जो होती है वो भी ठंडी हो जाती है, जो रॉक्स होती हैं सरफेस पे वो भी ठंडी हो जाती हैं। बट जो गर्मियां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा रॉक्स गर्म हो जाती हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशंस इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर के कारण दिन और रात के बीच में या दो सीजन्स के बीच में रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्रैक डेवलप इन द रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं
and the cracks that develop in these rocks, वो चट्टानों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चट्टान है, ठंडी और गर्मी के कारण से इसमें क्रैक डेवलप हुआ और इसमें कहीं से पानी भर गया, इस क्रैक में पानी भर गया। पानी भरने के बाद इसमें जब भी ठंडा हुआ मौसम तो बर्फ जम गई। बर्फ ने क्या किया, इसको और तोड़ दिया चट्टान को, और जब इसने और चट्टान को तोड़ दिया तो चट्टान और ढीली हो गई। और स्लोली ये जो प्रोसेस चलता रहता है तो ये चट्टान जो होती है ये टूट करके नीचे की तरफ गिरने लगती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं वेदरिंग या अपक्षय। तो चट्टानों का बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फ्रॉस्टिंग, तुषारपात होने के कारण से या जमने के कारण से टूट करके नीचे की तरफ गिरना इज वेदरिंग। तो वेदरिंग एक टाइप है जिसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेदरिंग। इरोजन, इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन। जो अपर्दन के बहुत सारे एजेंट्स हैं उनके द्वारा टॉप सरफेस को, टॉप सरफेस की सॉइल को, मिट्टी को हटा करके दूर ले जा करके कहीं डाल देना, ये होता है इरोजन। तो जब हम इरोजन की बात करते हैं तो इरोजन के बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन। जैसे हम बात करें सबसे पहले इरोजन, तो जो आपका वाटर होता है, पानी, रनिंग वाटर इज एन एजेंट ऑफ इरोजन। उसी तरीके से ग्लेशियर्स, हिमानिया, ग्लेशियर्स आर एजेंट्स ऑफ इरोजन। सी वेव्स, समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं भी इरोजन करती हैं। सी वेव्स आर एजेंट्स ऑफ इरोजन। विंड, विंड भी, हवा भी जब बहती है तो सरफेस को हिट करती है एंड इट कॉजेज इरोजन। पेरीग्लेशियल प्रोसेस, परिहिमानी प्रक्रम जो होते हैं वो भी इरोजन के एजेंट होते हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये डेनोडेशन को जो ऑपरेट होता है, मतलब जो चट्टानें टूट फूट करके गिरती हैं, जो मिट्टी की टॉप लेयर रिमूव होती है डिनोडेशन के प्रोसेस के थ्रू, ये सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में, बहिर्जात बलों में इसका अध्ययन किया जाता है। अब जब बात करते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस की, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस आर फोर्सेस व्हिच आर ऑपरेटिंग इनसाइड द अर्थ। मतलब हमारा जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर काम करने वाले जो बल होते हैं, जो फोर्स होते हैं, द फोर्सेस आर कॉल्ड इंडोजेनेटिक फोर्सेस। दीज आर डिवाइडेड इनटू डायस्ट्रॉफिक एंड सडन। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है डायस्ट्रॉफिक, जिसको बोलते हैं पटल विरूपणी बल, इसको बोलते हैं पटल विरूपणी। एंड अनदर वन इज योर सडन फोर्स। सडन फोर्स जिसको आकस्मिक बल बोला जाता है। सडन मीन्स आकस्मिक, आकस्मिक। तो ये दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, पटल विरूपणी एंड आकस्मिक, सडन एंड डायस्ट्रॉफिक। नाउ व्हाट इज सडन? सडन मीन्स कोई भी ऐसा फोर्स जो बहुत क्विकली लगता है, जो बहुत तेजी से लगता है और जिसको परसीव करना बहुत मुश्किल होता है कि दैट दिस फोर्स इज गोइंग टू वर्क और इज गोइंग टू ऑपरेट, और बट हमको उसका रिजल्ट सीधा दिख जाता है। जैसे मैं बात करूं सडन फोर्सेस की, सो सडन फोर्सेस आर योर वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में आपका हो गया वोल्केनो और आपका हो गया अर्थक्वेक। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं और जो भूकंपीय प्रक्रम होते हैं, ये उदाहरण होते हैं
सडन फोर्सेस का। इसमें अर्थ के अंदर स्टोर्ड एनर्जी सडनली रिलीज होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ इज रिलीज सडनली एंड देयर रिजल्ट्स कैन बी परसीव्ड। उनके रिजल्ट जो होते हैं वो परसीव किए जा सकते हैं, सडनली एनर्जी निकलती है। बट these diastrophic forces are slow forces. Diastrophic forces are very slow forces. ये काम करते हैं, बहुत मंद गति से काम करते हैं और इनका प्रभाव जो होता है वो कई हजारों सालों बाद परिलक्षित होता है। Their result is seen after thousands of years. इनका जो रिजल्ट होता है वो कई हजारों साल बाद दिखता है। वही अपोजिट है, सडन फोर्सेस में एनर्जी इकट्ठा हुई और एनर्जी रिलीज हो गई, उनका रिजल्ट हमने तुरंत परसीव कर लिया। बट इसमें एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे एकत्रित होती रहती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो कई सालों के बाद दिखता है। तो जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं उनको फिर से कई भागों में डिवाइड किया जाता है। डायस्ट्रॉफिक आर द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स इन द वर्ल्ड। इनके ही कारण से, जो पटल विरूपणी बल है, इनके कारण से ही पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, जो महासागर हैं, उनकी बेसिन्स का निर्माण हुआ है। इसको इसी तरह से दो भागों में फिर से विभाजित किया जाता है, इपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। इपिरोजेनेटिक जो होता है उसको हिंदी में बोला जाता है महादेश जनक बल। इपिरोजेनेटिक फोर्स मींस महादेश जनक। ओरोजेनेटिक जो होता है इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल जो होता है ये पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। और ये जो ओरोजेनेटिक फोर्स है इसके प्रभाव के कारण से पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ओरोजेनेटिक फोर्सेस। तो अब आप देखेंगे यहां पर मैंने एरोज बनाई हुई है। इसमें जो मैंने एरो बनाई है ये बनाई है वर्टिकल, और इसमें जो मैंने बनाई है एरो वो मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ये फोर्स ऑपरेट करते हैं, द फोर्सेस दैट ऑपरेट इनसाइड इन दिस कैटेगरी वर्क वर्टिकली। ये वर्टिकली काम करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ काम करते हैं। ये फोर्सेस जो होते हैं वो साइड से काम करते हैं। साइड से का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। हॉरिजॉन्टली काम करने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं वो एक दूसरे के या तो सामने कार्य करेंगे या तो एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो बल होते हैं ये वर्टिकल फोर्सेस हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी कह सकते हैं। अब ये जो इपिरोजेनेटिक फोर्सेस हैं, द इपिरोजेनेटिक फोर्सेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस। इपिरोजेनेटिक फोर्सेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस। मतलब ऊपर की तरफ लगने वाले बल, अपवर्ड मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ जिनकी डायरेक्शन होती है फोर्स की, एंड डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ जब ये फोर्स लगता है तो इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस। अपलिफ्टमेंट और इमर्जेंस। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उभार। अपलिफ्टमेंट जो होता है उसका अर्थ होता है उभार, और जो इमरजेंस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं निर्गमन। उसको हिंदी में बोलते हैं निर्गमन।
उभार और निर्गमन दो चीजें होती हैं। तो उभार का मतलब क्या है और निर्गमन का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जेंस। जब लैंड सरफेस से ही, मतलब सरफेस जो है वो पूरी तरीके से लैंड सरफेस है और उसी लैंड सरफेस से ही कोई उसी का कोई पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाए, मतलब कॉन्टिनेंट या उसका कोई पार्ट ऊपर उठ जाए तो उसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। जैसे अगर ये हमारा मैप है, सपोज ये यूएसए है और यूएसए का कोई भी पार्ट कुछ ऐसा हो कि यहां से लैंड का ही पार्ट ऊपर थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे अपलिफ्टमेंट। इमरजेंस का मतलब क्या है, इमरजेंस का मतलब है कि अपवार्ड फोर्सेस लगें और सागर से, समुद्र के तल से कोई भी पार्ट ऊपर उठ जाए, तो ये एग्जाम्पल होगा इमरजेंस का। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं, जो हमारा रन ऑफ कच्छ है, इंडिया का रन ऑफ कच्छ, वहां पर एक रीजन है जिसको बोलते हैं अल्लाहबंद रीजन। अर्लियर दैट रीजन वाज अंडर वाटर, पानी के अंदर था, बट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस दैट ऑपरेटेड इनसाइड, अपवर्ड फोर्सेस दैट ऑपरेटेड इनसाइड, वो क्या हुआ कि वो पानी से ऊपर आ गया। तो वे ये एग्जाम्पल हुआ इमरजेंस का। इसी तरीके से जो डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को, नीचे लगने वाले फोर्सेस को भी, बल को भी दो भाग में विभाजित किया जाता है। द वन इज सबसिडेंस एंड अनदर वन इज सबमर्जेंस। सबसिडेंस का मतलब है अवतलन और सबमर्जेंस का मतलब है निमज्जन। हिंदी में अवतलन और निमज्जन नाम के दो बल नीचे की तरफ लगते हैं। जैसे हमने अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस पढ़ा था, ये जस्ट उसी के तरीके के बल हैं। अगर लैंड से नीचे कोई लैंड, अगर ये सपोज दिस इज ए लैंड एरिया और इस लैंड एरिया में कुछ ऐसा होता है कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगता है और इसी लैंड का एक पार्ट नीचे धंस जाता है, ऐसे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सबसिडेंस। जनरली आप देखते होंगे कहीं पे भी नॉर्मल एरियाज को, तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं जमीन जो है वो नीचे की तरफ धसी हुई है। तो जब अपवार्ड फोर्स लगने के कारण से नीचे की तरफ जमीन धसी हुई होती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सबसिडेंस। लेकिन सबमर्जेंस जो है वो क्या है, ये लैंड की जमीन थी, लैंड ही, ये पूरा एक लैंड एरिया था और लैंड ही नीचे धस गया। बट इन सबमर्जेंस जो ये लैंड धसता है ये पानी के अंदर धस जाता है। इट सबमर्जेस अंडर वाटर। अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं तो मुंबई का एक एरिया जिसको प्रिंस डॉकयार्ड बोलते हैं, उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका है। ऐसे ही वर्ल्ड में जहां पर पेट्रोल वगैरह मिलते हैं, जहां पर फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, सो जनरली दोज रीजन्स आर रीजन्स विच आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो सबसिडेंस और सबमर्जेंस इसके दो टाइप हैं जो इपिरोजेनेटिक फोर्सेस हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ओरोजेनेटिक फोर्सेस की। सो द ओरोजेनेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर वर्किंग हॉरिजॉन्टली। मैंने पहले से ही बताया था, ये फोर्सेस या तो इस तरीके से काम करते हैं या तो इस तरीके से काम करते हैं, या तो ये एक दूसरे के सामने काम करते हैं towards each other. These force either work towards each other or opposite to each other. So based on the direction of the force, these are again divided into two types. These forces are again divided into two types. So when these forces are working opposite to each other, when these are working opposite to each other, means in this condition the forces are called tensional forces. In this condition the forces are called tensional forces. और जब ये फोर्स जो होते हैं एक दूसरे के
सामने काम करते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। व्हेन द फोर्सेस वर्क टुवर्ड्स ईच अदर दीज आर कॉल्ड कंप्रेशनल फोर्सेस। इनको बोलते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस। तो इस कंडीशन में ये फोर्स जो होते हैं कंप्रेशनल फोर्स बोले जाते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो ये हो गया तनाव मूलक, टेंशनल फोर्स इज तनाव मूलक फोर्स, और ये हो गया आपका दबाव मूलक। So the tensional and compressional are two types of orogenitic force जो responsible होते हैं पर्वतों के निर्माण के लिए। Orogeny is the process of formation of mountains। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनी कहा जाता है। तो जो टेंशनल फोर्स हैं वो फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है क्रैकिंग और एक होता है फॉल्टिंग। तो क्रैकिंग और फॉल्टिंग जो है उसमें क्या डिफरेंस है, जब हम इसकी बात करें क्रैकिंग और फॉल्टिंग जो है उसमें क्या अंतर है। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी लैंड एरिया है, लैंड मास है, उसमें फोर्स की जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस इज मॉडरेट। नॉर्मल या मॉडरेट इंटेंसिटी के फोर्स हैं तो उसमें क्या होते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं। लेकिन जब इंटेंसिटी जो होती है फोर्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जब बल की तीव्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हाई इंटेंसिटी फोर्सेस, टेंशनल फोर्सेस, ये टूट करके अलग हो जाता है। तो जब ये टूट करके अलग हो जाता है इस केस में ये होगा फॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं भ्रंश, हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रंश। तो ये भ्रंशन की प्रक्रिया हो गई, किसी भी भूखंड का टूट करके अलग हो जाना, कोई भी एनी लैंड मास व्हेन इट सेपरेट्स। तो ये हो गया भ्रंशन। और जब इसमें सिर्फ एक दरार टाइप से ऐसे पड़ जाती है, मध्यम बल लगते हैं, मध्यम तीव्रता के बल लगते हैं, तो इस केस में जो होता है वो आपका क्रैक जो होता है वो डेवलप होता है। तो ये क्रैक और क्रैकिंग और फॉल्टिंग जो हैं ये दो प्रकार हो गए टेंशनल फोर्सेस के। उसी तरीके से जो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं, उसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। द कंप्रेशनल फोर्सेस आर वार्पिंग एंड फोल्डिंग। दो तरीके से काम करते हैं, एक ये होता है वार्पिंग और एक होता है फोल्डिंग। अब वार्पिंग क्या है, वार्पिंग का मतलब ये है कि कोई भी, ये समझ लीजिए आप अगर लैंड मास है, इफ इट इज ए लैंड मास और दोनों तरफ से बल लग रहा है, बल लगने के कारण से अगर ऐसा हो कि एक तरफ ये उठ जाए और एक तरफ ऐसे नीचे की तरफ बैठ जाए, सो दिस इज कॉल्ड वार्पिंग। इसको फिर हम जो है वो बोलेंगे वार्पिंग या इसको बोलेंगे समबलन। इसको बोलेंगे वार्पिंग या हिंदी में इसी को बोलते हैं समबलन। मतलब फोर्स लगा, एक तरफ ये उठ गया और एक तरफ ये बैठ गया, तो जिस तरफ ये उठा हुआ है इसको बोल देंगे अपवार्पिंग, द लैंड इज अपवार्प एंड दिस इज कॉल्ड डाउनवार्पिंग। एक साइड में डाउन वार्पिंग हो जाएगी, एक तरफ अप वार्पिंग हो जाएगी। ये तो हो गया समबलन की प्रक्रिया। इसमें भी ठीक क्रैकिंग की तरह इसमें जो फोर्सेस होते हैं, द फोर्सेस विच आर वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर आर ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, या तो मॉडरेट इंटेंसिटी के होते हैं या नॉर्मल इंटेंसिटी के होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फोल्डिंग की, सो फोल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं वलन। ये समवलन होता है और ये फोल्डिंग जो होता है इसको बोलते हैं वलन। वलन की प्रक्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
आपने कई बार यू मस्ट हैव हर्ड नंबर ऑफ टाइम्स दैट हिमालयाज आर न्यूली फोल्डेड माउंटेन सिस्टम्स. सो हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग. जो वलन की प्रक्रिया के द्वारा है हिमालय का निर्माण हुआ है, इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत बोला जाता है. तो फोल्डिंग में भी क्या होता है, फोल्डिंग में होता क्या है कि अगर दो तरफ से कोई भी लैंड मास है और बीच में कोई एक तरीके से आप लीजिए जियोसिंक्लाइन है या कोई भी ओशन है, if there is a water body or accumulation of sediments present in between two land masses, इसमें फोर्स जो है the forces are working towards each other. What will happen because of the extreme compressive forces from both sides? इसमें का जो ये सेडिमेंट है, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जो अवसाद होते हैं किसी भी महासागर में या सागर में. So these sediments which are present here would be converted into kind of folded mountains. ये स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण इसमें दबाव पड़ेगा और वलन की प्रक्रिया होगी. इस तरीके से माउंटेन ऐसे घुमावदार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा. तो ये जो घुमावदार पर्वतों का निर्माण होता है जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, इसी को वलित पर्वत बोलते हैं. सो फोल्डिंग जो होता है, प्रोसेस जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, वलन की जो प्रक्रिया है उसको. पर इसमें इंटेंसिटी जो बल की तीव्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो फॉल्टिंग और फोल्डिंग दोनों में फोर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम लगते हैं. इसमें नॉर्मल से लेकर के मॉडरेट टाइप के फोर्स जो होते हैं क्रैकिंग और वार्पिंग में, नॉर्मल टू मॉडरेट फोर्सेस वर्क. आप टेंशन और कंप्रेशन में ये देखेंगे तो ये डिफरेंस है. सबसे पहली चीज इसमें अपोजिट टू ईच अदर, इसमें फोर्सेस आर वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर. इसमें क्रस्टल जो होता है फ्रैक्चर होता है, मतलब जो भूपटल होता है वो विभंगित हो जाता है. क्रस्टल फ्रैक्चर इसमें होता है, इसमें फ्रैक्चर नहीं होता है, इसमें क्रस्टल बेंडिंग होती है. क्रस्ट जो होता है वो टूटता नहीं है, इसमें टूट जा रहा है, इसमें टूटता नहीं है, वो दबाव के कारण से मुड़ जाता है. क्रस्ट जो होता है वो दबाव के कारण से जो भी होता है वो ऐसे मुड़ जाता है. तो क्रस्टल बेंडिंग, इसमें क्रस्टल बेंडिंग होती है और इसमें जो होता है क्रस्टल फ्रैक्चर होता है. तो ये अलग अलग तरीके के फोर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ. The endogenetic forces are the forces which are working inside and exogenetic forces are working outside. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है फॉल्टिंग, फोल्डिंग, इनके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.